व्यू 360 में। 20 तारीख से हम इधर फंसे हुए, वारी का माल भी इधर सड़ रहा है, खराब हो रहा है। शदीद बर्फबारी के बायस भारत के जेर इंतजाम कश्मीर का राब्ता दीगर रियासतों से मुनक़ता। रंग गोरा करने के खिलाफ नाइजीरिया में मुहिम का आगाज। और वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी इमदादी टीमों को मैदान जंग के लिए कैसे तैयार कर रही है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। अमेरिका में वफाकी हुकूमत एक और शटडाउन से सिर्फ 2 रोज दूर है। वाशिंगटन में सबकी नजरें सदर डोनाल्ड ट्रंप पे हैं, जो अगर बजट के नए मुआहदे पर दस्तखत कर देते हैं तो ही हुकूमत की सरगर्मियां जारी रह सकेंगी। लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं कि सदर क्या फैसला करेंगे। तो इस वक्त हम चलेंगे वर्दा खलील के पास, जो कैपिटल हिल पे हैं, जहां बहुत शिद्दत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वर्दा, ये बताएं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन रहनुमाओं के दरमियान बजट से मुतल्लिक जो अबूरी मुआहदा तय पाया है, उसके बारे में सदर ट्रंप क्या इशारा दे रहे हैं? जी सारा, सबसे पहले तो सदर ने ये कहा है कि कांग्रेस फंडिंग जारी करे या ना करे, लेकिन मैक्सिको के बॉर्डर पर वॉल ज़रूर तामीर होगी। दूसरी जानिब दोनों जमातों के रहनुमाओं ने सदर को कहा है कि वो एक बजट के बिल पर मुत्तफिक हो गए हैं, लिहाजा आप इस पर दस्तखत ज़रूर कर दें। सदर ट्रंप का कहना है कि वो इस बजट बिल पर खुश तो नहीं है, लेकिन इसकी तफसीलात जानने के बाद फैसला करेंगे कि उन्होंने इस पर दस्तखत करने हैं या नहीं। इस हवाले से इस बजट बिल पर क्या पेशरफ्त हो रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मफाहमती डील में सदर ट्रंप की जानिब से तकरीबन 350 किलोमीटर की नई सरहदी दीवार की तामीर के लिए तलब किए गए $5.7 बिलियन की रकम तो नहीं शामिल, लेकिन बॉर्डर पर पहले से मौजूद 1100 किलोमीटर स्टील बैरियर में 90 किलोमीटर इजाफे के लिए $1.4 बिलियन दिए गए हैं। मैं इस पर खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें और चीजें डाल रहा हूँ, और मैं जिन चीजों का इजाफा करूँगा उनसे ये सब मुमकिन होगा जब हम एक खूबसूरत, लंबी और मजबूत दीवार खड़ी करेंगे जो जराइम पेशा अफराद, ट्रैफिकर्स और ड्रग डीलर्स को रोकेगी। सेनेट में अक्सरियती रहनुमा मिच मैकोनेल को उम्मीद है कि सदर फाइनल बिल पर जरूर दस्तखत करेंगे। I think he's got a pretty good deal here, you know. मेरे ख्याल में उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी डील है। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा था कि दीवार के लिए $1 भी नहीं होगा। हाँ, अब इस पर बहस हो सकती है कि दीवार क्या है। मेरे ख्याल में ये सब ठीक ही है। उम्मीद है कि सदर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इन्हें बिल पर दस्तखत करने हैं। सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक शुमर ने सदर पर बजट के बिल पर दस्तखत करने पर जोर दिया है। सदर को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो वो 2 माह पहले कर चुके हैं, जब दोनों जमातों का इत्तेफाक था और उन्होंने दस्तखत नहीं किए, जो शटडाउन का बायस बना। सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो एक और शटडाउन नहीं चाहते। मेरे ख्याल में आप एक और शटडाउन नहीं देखेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। अगर ऐसा हुआ तो ये डेमोक्रेट्स की गलती होगी। लेकिन इनका ये भी कहना है कि वो दीवार बनाने के लिए तमाम ऑप्शन पर गौर करेंगे, जिसमें नेशनल इमरजेंसी नाफिज करना भी शामिल है, ताकि जरूरी फंड हासिल किए जा सकें। इमरजेंसी के नफाज का मतलब होगा कानूनी पेचीदगियों का सामना, जिससे दीवार की तामीर भी मुलतवी हो सकती है। इस बिल के सदर के पास जाने से पहले बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलात अभी तय होना बाकी हैं और कांग्रेस के दोनों ऐवानों से बिल को पास होना है। जी सारा, सदर ने कल कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने इशारा दिया है कि हो सकता है कि वो कांग्रेस की इजाज़त के बगैर बजट का जो एक बिल है फंडिंग के लिए, वॉल की फंडिंग के लिए एक बिल जो है वो पास कर दें। दूसरी जानिब सदर के हमायतियों ने इस जो फंडिंग के लिए, जो बजट के लिए जो बिल प्रपोज किया गया है, उसे नकारा करार दिया है और उम्मीद की है कि सदर इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। और एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है और उसको हल करने के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं वाशिंगटन के पास। वर्दा खलील कैपिटल हिल से हमारे साथ थी। थैंक यू वर्दा। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में आज से नेटो के वज़ीर दिफा के इजलास का आगाज हुआ है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जॉन स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि इत्तेहाद हमेशा के लिए अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहता, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के इनखला से मुतालिक भी कोई फैसला नहीं किया गया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के खुसूसी मंदूब ज़मीर काबुलोव ने मॉस्को में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि अगर अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा ना हुआ तो अमरीका कुछ बरस मजीद तो अफगानिस्तान में रह सकता है, मगर उसे बिलाखिर जाना ही होगा और फिर बाइज़्ज़त वापसी नहीं हो सकेगी।
तालिबान अमेरिका के साथ दोहा में बातचीत के अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं जो 25 फरवरी को मुतवक्को है। इस बारे में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल से। अयाज, पहले तो ये बताइएगा कि तालिबान के रहनुमा मुल्ला बरादर, जिनको अमेरिका की ही दरख्वास्त पे पाकिस्तान ने रिहा किया था, अब उन्होंने कह लीजिए कि पहली अपनी बड़ी मूव दिखाई है, अपना असर और रसूख जाहिर किया और एक नई मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है। एक तो बताइए कि नई टीम बनाने की वजह क्या है और इस टीम में कौन लोग मौजूद हैं? बिलाशुबा अब्दुल गनी जो हैं बरादर, उन्होंने ये टीम तश्कील दी है, लेकिन एक बात तय है कि वो अभी तक खुद दोहा में मौजूद नहीं है। वो पाकिस्तान में जब से उनको रिहा किया गया है तो ज़्यादा इम्कानात इस बात के वो अभी यहीं पे मौजूद है, लेकिन जो टीम तश्कील पाई है उसमें ज़्यादातर किरदार जो इस वक्त दोहा के अंदर तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है उनका, वहाँ के रहनुमाओं का है। और यही वजह है कि जो मुल्ला अब्बास तनकज़ई हैं एक बार फिर वही चीफ नेगोशिएटर होंगे। और लेकिन इस 14 रुकनी टीम में एक ख़ास बात जो कि फौरी तौर पे एक झगड़े का या एक टेंशन का सबब भी बनी है और वो ये है अनस हक्कानी की शमूलियत, जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के सबसे छोटे बेटे हैं और जिन्हें चंद साल कबल बहरीन में अमरीकी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार करके अफगान हुकाम के हवाले किया था और उनको बाद में सजाए मौत दी गई। और अचानक उनकी शमूलियत इस टीम में, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तालिबान अमेरिका पर दबाव डालना चाहते हैं कि जो भी उनके अराकीन को अमेरिका ने गिरफ्तार किया है उनको तो कम से कम रिहा कर दिया जाए। तो ये एक वक्ती तौर पे एक मुश्किल घड़ी आई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तालिबान और अमेरिका की तरफ से जो भी इशारे मिल रहे हैं इस बात के कवी इम्कानात हैं कि अब जो मुज़ाकराती दौर होने जा रहा है उसमें खासी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है। और जो हमें इत्तलात मिली हैं तालिबान ज़राए से वो ये हैं कि एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि जो आइंदा मुज़ाकराती दौर है ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान की टीम के दरमियान वो शायद इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद किया जाए। और ये बहुत ही काबिल गौर बात है कि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डालता रहा है कि वो हक्कानी नेटवर्क की पुश्तपनाही ख़त्म करे और उसके अलावा हक्कानी नेटवर्क पे क्रैक डाउन जो है वो सख्त करे और तालिबान हक्कानी नेटवर्क से ही कह लीजिए मुंसलिक शख्सियत को मुज़ाकरात में शामिल करना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं, अफगान सदर अशरफ गनी ने इलेक्शन कमीशन को बरतरफ कर दिया। अब अप्रैल में सदारती इंतखाबात होने थे, क्या वजह बन रही है इस सूरत हाल की? देखिए, बज़ाहिर तो ये जितने भी इक़दाम सदर अशरफ गनी ने लिए हैं हालिया दिनों में, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि अमल का ये जो अमल शुरू किया है, अमन के लिए जो अमेरिका ने ये जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं तालिबान को, वो इसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका हकीकतन इसका जायज़ा लें तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, ये बात अब साबित हो गई है कि जो भी इंतखाबात हुए हैं अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर, मरकज़ी हुकूमत उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाने में नाकाम रही है और जो भी इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया था वो भी इसमें मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। और ये जो अब डिसॉल्व कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन और एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिए जाने के अब इम्कानात हैं एक हफ्ते के अंदर, तो इससे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक बुरी हुकूमत काबुल में कायम करने की तजवीज़ रखी जा रही है इन मुज़ाकराती इजलास में जो अब तक हुए हैं, शायद ये उसकी तरफ एक पेशकदमी है, क्योंकि जाहिर है कि तालिबान किसी सूरत भी जो अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं जुलाई के अंदर, वो उसके हक में नहीं करेंगे। और ऐसे में जब तालिबान के साथ एक नई हुकूमत या एक नए सियासी इंतजाम के ऊपर बातचीत चल रही है, तो कोई भी इंतखाबात या इंतजामिया जो काबुल में मौजूद है उसके वजूद वो सवालिया निशान बिल्कुल इस पे सवालिया निशान रहेगा। अयाज गुल हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं और वक्त की कमी की वजह से हमको ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म करना होगा। पर अयाज गुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दी अपडेट्स। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शदीद बर्फबारी और बारिशों के बायस मरकज़ी शाहराह कई दिनों से बंद है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। करोड़ों का माल ट्रकों में लदा गल सड़ रहा है। वादी में अब उन कुदरती रास्तों को दोबारा खोलने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है जो 1947-48 में रियासत की तकसीम के बाद से बंद पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। तकरीबन 300 किलोमीटर लंबी श्रीनगर जो मुशाहरा एक हफ्ते से बंद पड़ी है, जो वादी कश्मीर को बैरूनी दुनिया से मिलाने का अहम रास्ता है। शदीद बर्फबारी और बारिशों के बायस 1500 से जायद माल और मुसाफिर गाड़ियां शाहरा पर फंस गई हैं, जबकि रवां साल ये शाहरा पहले भी 2 हफ्ते तक बंद रही। 20 तारीख से हम इधर फंसे हुए हैं। हमारी गाड़ियों में सेब लोड है, तो
व्यापारी का माल भी सड़ रहा है, खराब हो रहा है। सड़क पर फंसे मुसाफिरों और माल और मुसाफिर गाड़ियों के अमले के खाने पीने और दूसरी अहम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब रज़ाकार भी सामने आ गए हैं। हम अपनी बरादरी की तरफ से कर रहे हैं, मेरे 2-3 फ्रेंड्स साथ में, इसको हमने ये जोड़ के इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। शाहरा बंद होने के नतीजे में वादी कश्मीर में अशियाई खुर्दोनोश के साथ साथ ईंधन की रसद बुरी तरह मुतासिर हुई है। 70 लाख आबादी वाली वादी में न सिर्फ इन चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई है बल्कि इनकी कीमतों में एकदम इजाफा हो गया है। 100 करोड़ रुपए जो हिंदुस्तानी 100 करोड़ रुपए का माल हम यहाँ इस रास्ते से ट्रकों के ज़रिए जो है वो लाते हैं, और जब ये कई रोज़ बंद रहता है तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इस मुश्किल सूरत हाल के पेश नज़र मकामी सियासी और ताजर अंजुमनों की तरफ से भारतीय ज़ेर निज़ाम कश्मीर को बैरूनी दुनिया से जोड़ने वाले उन कुदरती रास्तों को दोबारा खोलने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है जो 1947-48 में रियासत की तकसीम के बाद से बंद पड़े हैं। आलमी इदारे और इंसानी हुकूक की तंजीमें खुदारा इस बात को देखें कि कश्मीर के जो कुदरती रास्ते हैं उन्हें क्यों नहीं खोला जा रहा है, कश्मीर को क्यों महसूर बनाया जा रहा है। क्या ये हुकूमत भारत की दानिस्ता पॉलिसी नहीं है? इस खराब मौसम में इन कुदरती रास्तों को खोला जाता तो लोगों को आराम मिलता। हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि वादी कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों के दरमियान जमीनी और फिजाई रास्तों को बेहतर बनाने के लिए ज़र कसीर खर्च किया जा रहा है और आइंदा चंद बरस में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आएगी। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। और अब एक मुख्तलिफ मौजू पर बात करते हैं। गोरी रंगत की ख्वाहिश में भारत और पाकिस्तान में खवातीन क्या क्या जतन नहीं करती और गहरे रंग वालों को कैसी कैसी बातें नहीं सुननी पड़ती। रंग गोरा करने वाली मसनूआत का कारोबार दुनिया भर में ही रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। कारोबारी डेटा जमा करने वाली कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्री एनालिस्ट के मुताबिक 2017 में इन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केट 18 अरब डॉलर के करीब थी, जो मुमकिन है अगले 5 सालों में तकरीबन दुगनी होकर 31 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर जाए। इन मसनूआत की तलब एशिया और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका के सबसे गुंजान आबाद मुल्क नाइजीरिया में तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 77% खवातीन रंग गोरा करने वाली मसनूआत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब वहाँ इस रुझान के खिलाफ मेलानिन मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का आगाज़ भी हुआ है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर जनूबी एशिया में ऐसे ही मुहिम का आगाज़ करने वालों से बात करेंगे। 25 साला गुडनेस बेन एक मशहूर मॉडल और अदाकारा बनना चाहती हैं, लेकिन उनके मुताबिक इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उनकी रंगत का गोरा होना जरूरी है, लिहाजा वो अपनी जिल्द को ब्लीच करती हैं। नाइजीरिया में गोरी रंगत एक कारोबार है। फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स चमकते चेहरे चाहते हैं। आलमी इदारा सेहत के सन 2011 के एक अंदाजे के मुताबिक खवातीन की अक्सरियत पर मुश्तमिल नाइजीरियंस की 7.5 करोड़ से जायद आबादी रंग गोरा करने की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है। ये मसनूआत जिल्द को रंगत देने वाले मुरक्कब मेलानिन को कम करने का काम करती हैं। गुडनेस बेन के मुताबिक गोरी रंगत एतमाद में भी इजाफा करती है। मेरे ज्यादा गोरे और खूबसूरत होने से मुझे मौके भी ज्यादा मिलते हैं। नाइजीरियन माशरे के एक तबके ने मेलानिन मूवमेंट नामी तहरीक शुरू कर रखी है ताकि कुदरत की अता करदा स्याह रंगत को सफेद करने की हौसला शिकनी की जा सके। मेरे एतमाद मेरे अंदर मौजूद है, जिल्द की रंगत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ब्लीच प्रोडक्ट्स के महज समाजी और नफ्सियाती नहीं बल्कि तिब्बी पहलुओं पर भी बहस की जा रही है। इन प्रोडक्ट्स में कई मुज़र सेहत अज्जा मौजूद होते हैं जो जल्दी कैंसर जैसे बहुत से मनफी साइड इफेक्ट्स का बायस बनते हैं। दीगर अफ्रीकी ममालिक जैसे गाना, आइवरी कोस्ट और रवेंडा में रंगत गोरी करने वाली तमाम, जबकि नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका में सिर्फ मुज़र सेहत अज्जा वाली मसनूआत पर पाबंदी है। अफ्रीका में रंगत गोरी करने वाली प्रोडक्ट्स की मांग इस कदर ज्यादा है कि मेलानिन तहरीक को मकबूल होने में अभी काफी मेहनत दरकार होगी। टिमोथी ओबिएजो के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो नाइजीरिया के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त हमारे साथ हैं भारत के शहर चेन्नई से कविता इमैनुअल, जिन्होंने 10 साल कबल डार्क इज ब्यूटीफुल मुहिम का आगाज किया, जिसे सरहद के दोनों जाने भी बहुत सराहा गया। कविता, वेलकम टू व्यू 360। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल अस, व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट डार्क इज ब्यूटीफुल? व्हाट वाज द नीड? Actually, Dark is Beautiful is a campaign of a non-profit program called Women of Worth. Because of our work with young women, counseling them, in our experience counseling young women, the issue of skin color bias kept surfacing. And so
we were wondering why it's taking. We're having some technical difficulties, कुछ तकनीकी मसाइल हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें कविता की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल 10 साल कबल कविता के जो एक नॉन प्रॉफिट इदारा है विमेन ऑफ वर्थ, उन्होंने डार्क इज़ ब्यूटीफुल नाम से कैंपेन शुरू की थी। और कविता की जो बात जहाँ तक हमें सुनाई दे सकी, उनका यही कहना था कि ख़वातीन की जो वर्थ यानी जो अहमियत है बहुत दफ़ा उनकी रंगत के हवाले से जज की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह हमने नाइजीरिया के बारे में रिपोर्ट में भी देखा कि इंसान की जो वर्थ है, जो उसकी अहमियत है, वो उसके अंदर से होती है, जो उसकी शख्सियत है उससे जुड़ी होती है। ये जो कैंपेन 10 साल से जारी है, इसमें बहुत सी मशहूर शख्सियात ने भी हिस्सा लिया, ख़ासतौर पे जो भारतीय अदाकार और डायरेक्टर हैं नंदिता दास। तो ये एक ऐसी मुहिम है जो भारत में भी शुरू की गई, जिसके असरात पाकिस्तान में भी देखे गए। बहुत सारे चेंजेस इंडस्ट्री में आए हैं, ख़ासतौर पे मीडिया में ऐसी बहुत सी ख़वातीन सामने आई हैं जिनकी रंगत रिवायती तौर पे गोरी नहीं है, लेकिन बहुत सी अभी तब्दीलियों की ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे हमने आपको शो में अभी बताया भी कि रंग गोरा करने वाली मसनूआत का जो बिज़नेस है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ ही रहा है। तो एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप हमसे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर कनेक्ट कर सकते हैं और इस मौजू पर हमें अपनी राय दे सकते हैं। चलें, इधर इधर थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगे, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कल दुनिया के बहुत से मुल्कों में वैलेंटाइंस डे मनाया जाएगा। अमेरिका में अब लोगों की इस दिन में दिलचस्पी कम हो रही है। नेशनल रिटेल फेडरेशन के मुताबिक आज से 10 साल पहले 18 से 54 साल की उम्र के तकरीबन 70% अमरीकी ये दिन मनाते थे, लेकिन आज ये तनासब घट के 50% के करीब आ चुका है। मोहब्बत के नाम पे मनाया जाने वाला ये दिन पाकिस्तान में मुतनाज़ा है। इस साल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने ये दिन सिस्टर्स डे के तौर पे मनाने का फैसला किया है। लाहौर से समन खान जायजा ले रही हैं कि नाम बदलने से क्या बदलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की इंतजामिया की जानिब से वैलेंटाइंस डे को इस वर्ष सिस्टर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। मुखय्यर हजरात के ताउन से इंतजामिया 500 स्कार्फ्स का बंदोबस्त करके इन्हें बहन बनने की ख्वाहिशमंद तालबात ख्वातीन असातिज़ा और अमले में तकसीम कर रही है। सख्ती के साथ कुछ चीज़ नाफज नहीं की जानी चाहिए। जब उनकी काउंसलिंग करेंगे, इनकी ज़हन साजी करेंगे, इनको बुरे और भले की तमीज़ बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली दे विल कम क्लोज टू नेचर। और नेचर का मतलब ये है दैट्स मोर क्लोज टू आवर दीन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि इस मंसूबे के जरिए वो ये पैगाम दे रही है कि इदारे में तालबात के एहतराम को कितनी अहमियत दी जाती है। कोई बुरके पहना दिए जाएंगे या उनको कोई हम ज़बरदस्ती कोई दुपट्टे पहना देंगे, ऐसा नहीं है। ये एक सिंबॉलिक है कि हम अपनी बहनों का किस तरह एहतराम करते हैं। ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे को मुकामी रवायात से हम आहंग करने की कोशिश में किसी और नाम से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात इस्लामी इससे पहले 14 फरवरी को हया डे मनाती रही है और मुख्तलिफ शहरों में इस जमात के रुकन मुजाहिरे भी करते रहे हैं, मगर किसी मखसूस दिन का नाम बदलने से क्या सोच भी बदलती है? जिन्होंने शुगर लगाना है वो अपना करेंगे और एक दिन गुजारेंगे और पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे चल जाएंगी कि वो लोग टैग कर देंगे एक दूसरे को। यूनिवर्सिटी वालों ने एम बस कि हम लोग का नाम हो, शायद कि हम लोग यूएएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। बाज़ तालबात को सिस्टर्स डे मनाने पर तो कोई एतराज़ नहीं, मगर इनका कहना है कि मर्दों का रवैया असल मसला है जो हिजाब या दुपट्टे तकसीम करने से शायद ना बदले। मर्द का रवैया
ہوتا ہے ہراسنگ ہوتا ہے, تھوڑا حیا والی ہی لڑکی ہے, تو پھر بھی ان کا وہ ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں. تو مطلب کہ سوسائٹی سے یہ چیز ختم کرنی ہے کہ عورت خود کو سیکیور فیل نہیں کرتی جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, اور باقی ایک دن کی بات ہے, باقی 364 ڈیز ہیں, تو اس کے لیے پھر سے وہی چیزیں ہوں گی, وہی سارا مردوں کے رویے رہیں گے. 14 فروری سے متعلق ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزاد معاشرے میں ایک مخصوص دن پر کون کیا کرتا ہے, یہ فیصلہ انفرادی ہونا چاہیے یا اجتماعی. اسلام آباد ہائی کورٹ 2017 میں ویلنٹائنس ڈے کو غیر اسلامی قرار دے کر عوامی اور سرکاری سطح پر اسے منانے پر پابندی عائد کر چکی ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, فیصل آباد. کسی بھی قسم کی تربیت جنگ زدہ علاقے کی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح تیار نہیں کر سکتی, لیکن اس کوشش میں اب ہمیں ایک قدم آگے لے جا رہی ہے ورچوئل ریالٹی کی ٹیکنالوجی. اس کے ذریعے ریڈ کراس کے امدادی عملے کو کس طرح تیار کیا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں آج کے ٹیک سیگمنٹ میں. ویڈیو گیمز سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا کہ ان گیمز میں جنگ زدہ علاقوں کی تصویر کشی کس قدر حقیقت سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ کوئی گیم نہیں, یہ انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس کے عملے کی تربیت ہے. کرسچن روفائر ICCRC کے ورچوئل ریالٹی یونٹ کے سربراہ ہیں. 90% of activities here in this unit. اس یونٹ میں ہونے والے 90% کام کا مقصد ایسے تربیتی طریقوں پر کام ہے جو ریڈ کراس اور ریڈ کراس سوسائٹیز کے عملے کو فرسٹ ایڈ اور حفاظتی تدابیر سکھانے کا کام کر سکے. Like on first aids. یہ اصل تو نہیں, لیکن اصل سے اتنا قریب ضرور ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں رہ چکنے والوں میں طاقتور جذباتی رد عمل پیدا کر سکتا ہے. ورچوئل ریالٹی اینک کے استعمال سے بعض اوقات لوگوں میں انتہائی طاقتور رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے. شام سے کچھ لوگوں نے ہمارے پروڈکٹس کا تجرباتی استعمال کیا, لیکن وہ اصل حالات کی تصویر کشی کرنے والے ایک مشق کو بھی ختم نہ کر پائے, کیونکہ ان کے لیے وہ ان کی حقیقی زندگی کے تجربے سے بہت قریب ترین تھا. دوسری کئی ویڈیو گیمز کے برعکس اس کا آئیڈیا یہ نہیں کہ اس میں جتنا ممکن ہو تشدد دکھایا جائے. اس کا مقصد ایک ایسی دنیا میں محفوظ رہتے ہوئے کام کرنا اور دوسروں کی زندگیوں کو بچانا ہے جہاں تشدد معمول ہے. عام ویڈیو گیمز کے برعکس اس کا مقصد صرف ادھر ادھر بھاگنا اور گولیاں برسانا نہیں, ہم اس میں سویلین عنصر بھی شامل کرتے ہیں تاکہ شہری بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. دنیا بھر میں تقریباً 12 ملین افراد رضاکارانہ طور پر ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, جن میں زیادہ تر ان شہری علاقوں میں ہیں جو تنازعات کا شکار ہیں. یہ گیمز رضاکاروں کو ان ہلاکتوں کو روکنے کے لیے تیار ہونے میں مدد دیتا ہے جن میں ICCRC کے مطابق زیادہ تر شہری شامل ہیں. کیوناش کے ساتھ وردہ خلیل, وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی اردو VOA.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.